हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी और एंथैल्पी से संबंधित सभी व्यंजक, एंथैल्पी से संबंधित आपके दो व्यंजक आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको डियर स्टूडेंट पूरी वीडियो देखना है एंड अच्छे से वीडियो को देखना है, ठीक है, एंड धांसू तरीके से, ठीक है। तो आपको वीडियो में मजा आए, वीडियो में अच्छा लगे तो आप वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप वीडियो पूरी देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं मेरे डियर स्टूडेंट, जो एंथैल्पी है वो ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को ही हम एंथैल्पी बोलते हैं। इस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। लेकिन ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है ना? तो आपको बता देता हूं मेरे डियर स्टूडेंट, कोई भी निकाय अब कोई भी हो, किसी भी निकाय के पास जो संपूर्ण ऊर्जा होती है, संपूर्ण ऊर्जा मतलब टोटल ऊर्जा जो होती है, उस संपूर्ण ऊर्जा को ही हम बोलते हैं एंथैल्पी। जैसे मान के चलो मैं निकाय हूं। क्या हूं मैं? निकाय। अब मेरे पास जो संपूर्ण ऊर्जा होगी, मेरे पास जो कुल ऊर्जा होगी, वह कुल ऊर्जा एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? एंथैल्पी। तो ध्यान रखना, किसी निकाय के पास उपस्थित कुल ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है ना, एंथैल्पी कहलाती है। अब कुल ऊर्जा में हो क्या सकता है? तो कुल ऊर्जा में आपकी आंतरिक ऊर्जा सम्मिलित होती है। कौन सी ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा सम्मिलित होती है। आंतरिक ऊर्जा, आपको आंतरिक ऊर्जा में पढ़ा चुका हूं ना, आंतरिक ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करते हैं? ई से, है ना। तो कुल ऊर्जा में आपकी आंतरिक ऊर्जा सम्मिलित होती है, और वायुमंडल के घटक जैसे आपका ताप हुआ, दाब हुआ, है ना, आयतन हुआ, ठीक है। तो वायुमंडल के घटक ताप, दाब, आयतन, इनके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो भी आपकी संपूर्ण ऊर्जा में सम्मिलित होगी। मैंने क्या बोला? संपूर्ण ऊर्जा एंथैल्पी होती है, और संपूर्ण ऊर्जा में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो संपूर्ण ऊर्जा में आपकी एंथैल्पी सम्मिलित होती है, और वायुमंडलीय कारक जैसे ताप, दाब और आयतन, इनके कारण प्राप्त ऊर्जा सम्मिलित होती है। इन सबको जोड़ दिया जाए तो आपकी संपूर्ण मतलब आपकी आंतरिक ऊर्जा और ताप, दाब, आयतन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा निकल जाती है, और संपूर्ण ऊर्जा क्या कहलाती है? एंथैल्पी, ठीक है। तो आज के बाद आपको ये चीज याद रखना है कि एंथैल्पी क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? एंथैल्पी, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यही चीज जो है ना, हम थ्योरी में देख लेते हैं, ठीक है। किसी निकाय में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा, मैंने अभी बोला था संपूर्ण ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है। क्लियर हुआ? चलो आगे समझो। अब संपूर्ण ऊर्जा में क्या क्या होता है, उस चीज में को बताया गया है आगे, ठीक है। संपूर्ण ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है, जिसमें आंतरिक ऊर्जा आपकी ई, आंतरिक ऊर्जा ई, और वायुमंडलीय कारक जैसे दाब हुआ, आयतन हुआ, इनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा मेरे भाई होती है पी भी, है ना। क्या? दाब और आयतन है, तो दाब और आयतन के द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? पी भी, है ना, सम्मिलित होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो संपूर्ण ऊर्जा होगी, इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? आंतरिक ऊर्जा और वायुमंडलीय कारक दाब, आयतन द्वारा प्राप्त ऊर्जा पी भी, ये सम्मिलित होती है, ठीक है। एंथैल्पी को हम क्या? H से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब यदि इसका हम सूत्र बनाएं, तो एंथैल्पी को हम किससे व्यक्त करते हैं? H से। तो यदि हम इस H का सूत्र बनाएं तो H बराबर क्या आ जाएगा? अब देखो, जो H है मतलब जो एंथैल्पी है, इसमें कौन कौन सम्मिलित है? आंतरिक ऊर्जा और दाब, आयतन के कारण ऊर्जा, ये दोनों मतलब E और P भी दोनों सम्मिलित हैं। मतलब E और P भी को जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगी? संपूर्ण ऊर्जा। और संपूर्ण ऊर्जा को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। मतलब H का यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे भाई? E प्लस पी भी। जो E प्लस पी भी बनेगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एंथैल्पी का। किसका? एंथैल्पी का। तो आपको याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? H बराबर E प्लस पी भी, ठीक है। संपूर्ण ऊर्जा होती है, और संपूर्ण ऊर्जा E और पी भी का सम्मिलित होती है, तो ई और पीवी का योग एंथैल्पी, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, इसमें एक पॉइंट और बढ़ा देना,
यह एक अवस्था फलन है, यह एक अवस्था फलन है, मतलब जो एंथैल्पी है वो आपका अवस्था फलन है। अब अवस्था फलन क्या होता है, इस चीज को मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं। तो ये आपका एंथैल्पी हुआ और एंथैल्पी का ये सूत्र हुआ। अब ये जो एंथैल्पी है इससे संबंधित हम व्यंजक कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यंजक नंबर 1 हम इसको कंप्लीट करते हैं। आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, ये जो व्यंजक हैं एग्जाम में आती है, ठीक है। एग्जाम में कैसे आते हैं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मेरे डियर स्टूडेंट जो पहला व्यंजक है, ये जो आपका व्यंजक नंबर 1 है, ठीक है, ये व्यंजक नंबर आपका 1 है। ये आपका क्वेश्चन एंथैल्पी के लिए इस टाइप से आ सकता है कि एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, एंथैल्पी परिवर्तन के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि डेल एच बराबर क्यू, डेल एच बराबर क्यू। अब एच क्या है, एंथैल्पी, और डेल क्या है, परिवर्तन, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन है ना। एंथैल्पी परिवर्तन है जो क्यू, मतलब क्यू क्या है, ऊष्मा, क्यू क्या है, ऊष्मा। एंथैल्पी जो परिवर्तन है वो ऊष्मा के बराबर होता है, ये सिद्ध कीजिए। ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको यदि आपको सिद्ध करना है तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो मैं पिछली वीडियोस में आपको कवर करा चुका हूं, कंप्लीट करा चुका हूं। यदि उनको आपने देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला आपका ऊष्मागतिकी का नियम, ठीक है, और दूसरा आपका पहला आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और दूसरा आपका दाब आयतन प्रसार कार्य। दाब आयतन प्रसार कार्य को तो मैंने पिछली वीडियो में ही कराया था, है ना। तो चैनल की प्लेलिस्ट में लिंक दी है और आपका जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसकी भी लिंक दी है, आप जाकर इसको देख लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो इसका हम व्यंजक ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो लिख देंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, बड़े अच्छे से आप मस्त तरीके से एक एक पॉइंट को आप समझे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मेरे भाई क्या होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मेरे भाई क्या होता है, आपको ये याद रखना है। ये होता है डेल ई बराबर, डेल ई बराबर आपका क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू, क्यू प्लस डब्लू। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्लू। इसको आप क्या कर दो, समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण नंबर क्या करो आप, इसको 1 दे दो। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ठीक है। अब यदि किया गया कार्य बाहरी होता है, किया गया कार्य बाह्य है, तो प्लस डब्लू की जगह यहां पर क्या होता है, माइनस डब्लू, है ना। बट अभी हम बाह्य आंतरिक कौन सा कार्य है उसको नहीं देख रहे, तो आप डायरेक्ट यही लगा दोगे, ठीक है। चलो अब दूसरा आपको क्या करना है, प्रसार कार्य, ठीक है। तो यहां पर लिख देना तथा दाब आयतन प्रसार कार्य, दाब आयतन प्रसार कार्य क्या होता है, दाब आयतन प्रसार कार्य मैंने क्या बताया था, ये बताया था डब्लू बराबर माइनस पी डेल भी, पी डेल भी। ये आपका होता है दाब आयतन प्रसार कार्य, ठीक है। ये होता है आपका दाब आयतन प्रसार कार्य। देखो यहां पर क्या है, डब्लू, और यहां पर भी क्या है, डब्लू। मतलब जो डब्लू का मान जो आपने निकाला है उसको आप रख दो समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे डब्लू का मान समीकरण 1 में रखने पर, सिंपल सी बात है। जो डब्लू का मान जो है ना वो आप कहां रख दो, समीकरण 1 में रख दो, है ना। समीकरण आपका एक ये है, तो ये आपका डेल ई बराबर क्यू ये रखा, और डब्लू की जगह हमें डब्लू का मान रखना है। डब्लू का मान क्या है, माइनस पी डेल भी। तो आपका जो प्लस हटा दो, देखो क्यू ज्यों का त्यों रखा, डब्लू की जगह रखना है माइनस पी डेल भी, तो ये माइनस पी और आपका ये डेल और ये आपका, समझ गए ना मेरे डियर स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, जो आपका माइनस पी डेल भी है इसको आपको इस तरफ ले जाना है, ठीक है, डेल ई के पास ले जाना है। तो इस तरफ ये काय का है, माइनस का, उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो ये जो आपका डेल ई है ये तो इस तरफ ज्यों का त्यों, है ना। ये जब इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो पी डेल भी बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू, बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो Q जो इस तरफ है, Q को आप उस तरफ कर सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं Q बराबर डेल E प्लस P डेल V। मतलब इसको इस तरफ कर दिया और इसको मैंने इस तरफ कर दिया, बस इतना सा काम किया, ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं यहाँ जो ये स्टेप है इसको मैं फिर से एक बार यहां लिख दे रहा हूं। Q बराबर आपने क्या निकाला, डेल E प्लस P डेल V। ठीक है, यहां देखो, अब थोड़ा सा हम साइड में आ जाते हैं। यहां पर एक सेकंड, यहां दिख रहा है क्या? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। देखो इधर मेरे भाई, जो आपका डेल ई है, क्या है, डेल ई। ये डेल ई क्या है, ई क्या है, आंतरिक ऊर्जा, और डेल क्या है, परिवर्तन। मतलब ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। बट आप ये चीज सीखो कि जो डेल ई है आया कैसे, डेल ई जो है वो आया कैसे, डेल ई कैसे आया, यदि हम E2 में से E1 को घटा देते हैं तो डेल ई आता है। मतलब डेल ई की जगह हम ये रख सकते हैं। ठीक है, डेल ई निकाल लिया अपन ने। अब ये बताओ डेल भी, ये आपका डेल भी लिखा है, ये कैसे आया, जब V2 में से V1 को घटाएंगे तो डेल भी आएगा। तो देखना, आप डेल भी की जगह ये रखो और डेल ई की जगह आप ये रखो। ठीक है, तो ये आपका रहा Q, डेल ई की जगह रख लिया हमने E2 माइनस E1 प्लस ये आपका P सेम रहा, और ये आपका डेल भी की जगह आपने क्या रख दिया, V2 माइनस V1। समझ गए ना, डेल ई की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है, और डेल भी की जगह हमने ये रख दिया। ठीक है, P आपका सेम रहा। ओके, आगे आप जो P है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये Q, ये आपका E2 माइनस आपका E1 प्लस P V2 और इसका इसमें माइनस P V1। समझ गए ना। अब देखो यहाँ 2 वाले भी हैं, 1 वाले भी हैं। देखो ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, ये 1 वाला और ये 1 वाला। तो आपको क्या करना है, 2 वाले को अलग करना है और 1 वाले को अलग करना है। ठीक है, देखो तो ये Q, ये आपका रहा E2, ये आपका रहा E2। जो आपका PV2 है जो पीछे लिखा है, इसको आप इस E2 के पास में लिखो। ठीक है, तो PV2 को हम आगे लिख दे रहे हैं, तो ये प्लस में है ना, तो ये प्लस PV2। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, इधर से माइनस E1 बचा, तो ये लिख दो माइनस E1, और ये माइनस का क्या बचा, PV1, तो ये PV1। ठीक है, चलो अब इधर देखो, ये Q, ये आपका E2 प्लस PV2। ठीक है, अब इधर माइनस इधर माइनस, तो इन दोनों का जो माइनस है वो कॉमन ले लो। अंदर आपका क्या बचा, E1, अब माइनस कॉमन चला गया तो ये प्लस, और ये आपका PV2। क्लियर हुआ। अब यहां पर देखो, अभी हमने आपको एंथैल्पी बताया था, अभी जो है ना हमने आपको एंथैल्पी पढ़ाया था और एंथैल्पी का फॉर्मूला बताया था। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर आपका होता है E प्लस PV, यही होता है। अब भी तो बताया H बराबर E प्लस PV होता है, अभी बताया आपको मैंने, बिल्कुल सर होता है। तो मेरे भाई मैं आपको यहाँ बता क्या रहा हूँ या समझा क्या रहा हूँ, यदि P का मान स्थिर रहे, जो आपका P है वो स्थिर रहे, P में कोई परिवर्तन ना हो, तो यदि H1 निकालूं, क्या निकालूं, H1, तो H बराबर E प्लस P भी है, तो H1 बराबर क्या हो जाएगा आपका E1, P तो आपका स्थिर है और V की जगह क्या हो जाएगा, V1। और इसी प्रकार मैं H2 निकालूं तो आपका क्या हो जाएगा, E2, P आपका स्थिर है, V1 की जगह V2। समझ गए ना। तो H1 का मान ये है ना, और H2 का मान ये है। तो देखो आपका ये क्या लिखा है, E2 प्लस PV2, और E2 प्लस PV2, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, H2 रख सकते हैं, तो इसकी जगह आप क्या रख दो, H2, है ना, ये माइनस। ठीक है, अब E1 प्लस PV1, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, H1, तो इसकी जगह रख दिया मैंने H1, और बराबर आपका क्या चल रहा है, Q चल ही रहा है। ठीक है, तो ये Q, अब H2 माइनस H1 क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है ना, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो एंथैल्पी क्या होती है, परिवर्तन के लिए आप डेल, और एंथैल्पी क्या होती है, अब भी बताया H, है ना। तो ये आपका हो गया Q बराबर डेल H, या डेल H बराबर Q, डेल H बराबर Q। मतलब एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो ऊष्मा Q के बराबर होता है। तो ये जो आपका व्यंजक है वो आपका 100% सिद्ध हो चुका है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एंड बेटर तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दिल से वीडियो को लाइक कर दो, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम एंथैल्पी का एक व्यंजक और करेंगे। ठीक है, चलो।
डियर स्टूडेंट, हमारा जो अगला व्यंजक है एंथैल्पी के लिए वो ये है कि एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच, एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई, है ना, में संबंध स्थापित करना। मतलब आपको डेल एच और डेल ई में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, हिंट दे रहा हूं आपको, समझा रहा हूं। पहले देखो, आपको पता है डेल एच, या फिर आप एच को देखो, किसको देखो, एच को। तो एच का आपका सूत्र क्या होता है, एच का सूत्र होता है E प्लस पी भी, E प्लस पी भी, है ना। मतलब आपको यदि व्यंजक निर्मित करना है डेल एच और डेल ई के लिए, तो आपको किसी निकाय की आपको एंथैल्पी मानना पड़ेगा, किसी निकाय की आपको आंतरिक ऊर्जा मानना पड़ेगा, किसी निकाय का आपको दाब मानना पड़ेगा और किसी निकाय का आपको आयतन मानना पड़ेगा। इन चीजों को आपको पहले किसी निकाय के लिए मानना पड़ेगा, इसके बाद ही आप डेल एच और डेल ई में संबंध स्थापित कर सकते हो, है ना। इस संबंध स्थापित तभी कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर मैं एक निकाय तैयार करता हूं, आप एक एक चीज को उसमें समझो, है ना। तो मेरे डियर स्टूडेंट, मान लिया मैंने ये एक निकाय है ना, और इस निकाय में मान लिया मैंने गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। मान लिया मैंने एक निकाय है और इस निकाय में मैंने मान लिया क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। ठीक है, तो ये गैस जो भरी हुई है, मैं यहां पर जो दाब है वो स्थिर रख रहा हूं। मतलब मैं स्थिर दाब P पर इस निकाय के लिए आयतन, है ना, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, इनमें परिवर्तन कर रहा हूं स्थिर दाब पर। किस पर, स्थिर दाब पर। ठीक है, तो मान लिया मैंने इस निकाय का स्थिर दाब P पर, कौन सी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में मैंने क्या माना, ये निकाय है, क्या है, ये निकाय है ना। इस निकाय की स्थिर दाब P पर प्रारंभिक अवस्था में जो एंथैल्पी है वो मान लिया मैंने H1, एंथैल्पी क्या मान लिया, H1, है ना। आंतरिक ऊर्जा को मान लिया मैंने E1, एंथैल्पी H1, आंतरिक ऊर्जा E1, P तो स्थिर है, और आयतन मैंने मान लिया V1, आयतन क्या मान लिया मैंने, V1 मान लिया। ठीक है, इस निकाय में गैस भरी हो, इस निकाय का मैंने स्थिर दाब P पर प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी H1 मान ली, है ना, आंतरिक ऊर्जा E1 मान ली और आयतन क्या मान लिया मैंने, V1 मान लिया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। अब यदि मैं इस निकाय को, ये जो निकाय है, इस निकाय को यदि मैं Q ऊष्मा दूं, क्या दूं, Q ऊष्मा, यदि मैं इस निकाय को Q ऊष्मा दूंगा तो आपकी जो एंथैल्पी है वो भी परिवर्तित हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा वो भी परिवर्तित हो जाएगी और आयतन है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यदि इस निकाय को Q ऊष्मा दे दी, तब इसकी जो एंथैल्पी है वो H1 से हो गई H2, आंतरिक ऊर्जा E1 से हो गई E2 और आयतन V1 से हो गया V2, आयतन V1 से हो गया V2। अब ये दो कंडीशन मिल गई, ये हमारी प्रारंभिक कंडीशन और ये आपकी अंतिम कंडीशन मिल गई। अब हम डेल एच आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डेल एच जो है वो डेल एच आपका H2 और H1 से मिलकर बना, तो H2 निकालोगे और H1 निकालोगे तब तो हम डेल एच निकाल पाएंगे, डेल एच। तो अब आपका जो डेल एच है बड़ी आसानी से एंड मस्त तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको बढ़ाते हैं आगे। हल्की सी मेरे भाई मैंने एक लाइन की इसमें जो बताया वो थ्योरी लिख दी। मैंने क्या लिख दिया, माना स्थिर दाब P पर किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी H1, आंतरिक ऊर्जा E1 और आयतन V1 है ना, तथा अंतिम अवस्था में एंथैल्पी E2, एंथैल्पी H2, आंतरिक ऊर्जा E2 और जो आपका आयतन है वो मान लिया मैंने V2 है ना। तब मैंने लगा दिया तब। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रारंभिक अवस्था में जो एंथैल्पी है वो निकाल रहा हूं। ठीक है, तब प्रारंभिक अवस्था में है ना, मैं निकाल रहा हूं एंथैल्पी। तो प्रारंभिक अवस्था में जो एंथैल्पी है वो क्या है मेरे डियर स्टूडेंट, H1। क्या है, H1। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर E प्लस PV, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो प्रारंभिक अवस्था में जो H1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, E की जगह कौन आएगा,
E1 है ना। अब P तो आपका स्थिर है, V की जगह कौन आएगा, V1। तो आपका जो प्रारंभिक अवस्था में जो एंथैल्पी H1 है उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये H1 बराबर E1 प्लस PV1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ाऊं और अंतिम अवस्था में, ठीक है, अंतिम अवस्था में तो अंतिम अवस्था में जो एंथैल्पी है वो क्या है आपकी H2। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा आपका E2 प्लस PV2। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 2। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, ये मैंने आपको साइड में बता दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको डेल H निकालना है। डेल H कब निकलेगा, डेल H कब निकलेगा, जब H2 में से H1 को माइनस किया जाएगा। H2 आपका ये है, H1 ये है, मतलब आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दो। ठीक है, आप माइनस कर दो तो आप क्या लिख दोगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, है ना। LHS में से LHS को माइनस करना और RHS में से RHS को माइनस करना, बस आपका इतना सा काम है। ठीक है, तो H2 में से H1 माइनस कर दो तो ये H2 माइनस H1 बराबर इसमें से इसको, ठीक है, तो ये आपका E2 प्लस PV2 है ना, इसमें से इसको माइनस करना है ना, इसमें से, है ना, तो ये माइनस E1 प्लस PV1। कोई दिक्कत, चलो H2 माइनस H1। अब एंथैल्पी में परिवर्तन है तो ये आपका बन गया डेल और ये आपका बन गया H, है ना। एंथैल्पी में परिवर्तन है तो इसको डेल H लिख सकते हैं। अब इधर देखो, पहले आप क्या करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये आपका रहा E2, ये आपका रहा PV2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस आपका E1 और माइनस PV1, माइनस आपका क्या हो गया PV1, है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा हूं मैं मेरे डियर स्टूडेंट, E1 के E2 के पास में मैं E1 को ला रहा हूं और इनको मैं अलग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा रहा डेल H, ये आपका रहा E2, है ना। E2 के पास में मैंने कर दिया E1 को, ठीक है, तो ये आपका E1 आगे लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया PV2, तो ये PV2, है ना, फिर लिख दिया मैंने माइनस PV1। ओके, कोई दिक्कत। अब इधर देखो, ये तो हमारा डेल H है ही, ये हमारा डेल H है ही। अब E2 माइनस E1 क्या हो गया, डेल E, क्या हो गया, डेल E प्लस डेल E हो गया, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, डेल E रख दिया, समझ रहे हो ना, इसकी जगह डेल E हो सकता है, एंथैल्पी में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल E रख सकते हैं। अब इधर देखो, ये P है और ये P है, दोनों में P है, तो P को आप क्या करो, कॉमन लो। P को कॉमन लो तो अंदर क्या बचा आपका V2 और माइनस का आपका V1, है ना। तो ये आपका डेल H बराबर ये आपका डेल E, है ना, प्लस P आपका कॉमन है ना। V2 माइनस V1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल भी रख सकते हैं, क्योंकि आयतन में परिवर्तन है, इसकी जगह हम डेल भी रख सकते हैं। तो ये जो आपका आ गया फाइनल संबंध आ गया है, जो आपका डेल H और डेल E में संबंध है। ठीक है, तो ये आपका डेल H और डेल E जो है उसमें संबंध आपका आ गया है। बस इतना सा आपको करना है मेरे भाई। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस यूनिट में आपको व्यंजक ज्यादा मिलने वाले हैं, इस यूनिट में व्यंजक जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है, तो इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है मेरे भाई।